नमस्कार दोस्तों। एक गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। वह गांव में दुकान खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास सामान भरने के लिए पैसे नहीं थे। फिर वह सोचने लगा कि ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें पूंजी की जरूरत ना पड़े। तब वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने सोचा कि क्यों ना सलाह की दुकान खोली जाए। वैसे भी लोगों को सलाह की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर वह गांव में एक सस्ती सी किराए की दुकान देखता है। उसकी साफ सफाई करता है और उस पर सलाह की दुकान का बोर्ड लगाता है। फिर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकर वह दुकान खोलता है और एक मेज़ कुर्सी डालकर वहाँ बैठ जाता है। ये देखकर कि दुकान के ऊपर सलाह की दुकान का बोर्ड लगा है, आसपास की जो दुकानों में लोग थे वे हंसने लगते हैं कि ये भी कोई दुकान है क्या। पर वह लोगों की बातों की परवाह नहीं करता और रोज अपनी दुकान पर सुबह आकर बैठता और शाम को जाता। ऐसे समय बीत रहा था। हफ्ता 10 दिन हो गए पर उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। और जो उसके आसपास की दुकानें कपड़े, फल फ्रूट की, साग सब्जियों की थी, उन पर तो हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या पता मेरी दुकान चलेगी या नहीं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। फिर वह सोचने लगा कि अब ये नहीं चलेगी, अब तक कोई नहीं आया तो अब कौन आएगा। मैं कल से इसे बंद कर दूंगा। उसी दिन एक व्यापारी का बेटा उस गांव में आया, जो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में से वापस लौट रहा था। उस गांव में न, जब वह घूम रहा था तो घूमते घूमते उसकी नज़र उसी दुकान पर पड़ी जिस पर लगा था सलाह की दुकान का बोर्ड। वह यह देखकर रुक जाता है और उस दुकान में बैठे युवक के पास जाता है और उससे कहता है कि क्यों भाई, यहाँ सलाह मिलती है क्या। सूरज ऐसे दिखाता है जैसे कि वह अपने काम में बड़ा बिजी हो। फिर वह कहता है, हाँ भाई, सलाह मिलती है। फिर वह व्यापारी का बेटा कहता है कि मुझे भी एक सलाह दे दो। फिर सूरज कहता है कि तुम्हें कौन सी सलाह चाहिए। व्यापारी का बेटा कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी है। तब सूरज कहता है कि मेरे पास तो 1 टके से लेकर 1 लाख तक की सलाह है, तुम्हें कौन सी चाहिए। व्यापारी का बेटा अपनी जेब में हाथ डालता है तो 1 टका निकलता है। वह कहता है कि इसमें जो सलाह आए वही मुझे दे दो। सूरज एक पर्ची उठाता है और पेन से उस पर लिखता है और उस लड़के को दे देता है। उस पर्ची पर लिखा था कि 2 लोगों के झगड़े में पड़ना मूर्खता होती है। यह पर्ची लेकर वह व्यापारी का बेटा अपने घर चला जाता है। व्यापारी का बेटा वह पर्ची अपने पिता को दिखाता है और कहता है कि देखिए पिताजी, मैंने 1 टके में सलाह खरीदी है। व्यापारी जब वह पर्ची देखता है तो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अरे बेवकूफ़, ये बात तो सभी को पता है कि 2 लोगों के झगड़े में पड़ना मूर्खता होती है। तूने 1 टका मेरा बर्बाद कर दिया। व्यापारी बड़ा कंजूस था। वह उससे पूछने लगता है कि तुमने ये सलाह कहाँ से ली। तब वह सूरज की दुकान का पता बताता है। व्यापारी वहां पहुंच जाता है और सूरज से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाया है। ये लो तुम्हारी सलाह और मेरा 1 टका वापस कर दो। सूरज कहता है कि मैं तुम्हारा 1 टका तभी वापस करूँगा अगर तुम मुझे लिख कर दो कि तुम अपने जीवन में इस सलाह को कभी नहीं अपनाओगे। व्यापारी लिख कर दे देता है और 1 टका सूरज उसे देता है। व्यापारी लेकर चला जाता है
फिर कुछ दिन बाद व्यापारी अपने बेटे को सामान लेने के लिए कुछ बाजार भेजता है। तब वहां पर बाजार में राजा के दो भाइयों की आपस में बहस हो रही थी। बहस होते होते इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई हो गई। लोग वहां खड़े देख रहे थे, पर थोड़ी देर बाद ही वहां से चले जाते हैं। पर जो व्यापारी का बेटा था वह वहीं खड़ा रहता है और उनके झगड़े को देख रहा था। उनके दोनों के ने झगड़ते झगड़ते उस व्यापारी के बेटे की तरफ देखा। आसपास और कोई नहीं था, बस वही था। इतने में सैनिक आ जाते हैं, दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर राजा उनसे उनके झगड़े का कारण पूछते हैं। तब वह कहते हैं कि झगड़ा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नहीं, इसने पहले झगड़ा शुरू किया था। दूसरा कहता है कि पहले इसने किया था। फिर राजा कहते हैं कि क्या इस बात का कोई गवाह है? राजा के भाई जो थे उस व्यापारी को जानते थे जिसका वो बेटा था। तब वे कहते हैं कि हाँ महाराज, गांव में जो व्यापारी है उसका बेटा हमारे झगड़े का गवाह है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। राजा अपने सैनिकों से कहता है कि व्यापारी के बेटे को यहाँ कल राज दरबार में बुलाया जाए। वह इन दोनों की गवाही देंगे कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। सैनिक व्यापारी के घर जाता है और व्यापारी से कहता है कि कल तुम्हें राज दरबार में आना होगा। तुम्हारे बेटे ने राजा के दो भाइयों का झगड़ा होते शुरू से अंत तक देखा है। वह जानता है कि किसकी गलती है, इसलिए उसे गवाही देनी होगी। व्यापारी जब यह बात सुनता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि राजा के जो दोनों भाई हैं वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर किसी एक के पक्ष में गवाही दी तो दूसरा उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा। वह चिंतित हो जाता है। सैनिक वहां से चला जाता है। रात भर बैठकर व्यापारी सोचता रहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। इस उलझन से निकलने के लिए कोई उपाय भी उसे सूझता नहीं है। फिर उसे बैठे बैठे उस सलाह की दुकान वाले लड़के की याद आती है। फिर वह सुबह होते ही उस लड़के के पास जाता है। फिर उससे कहता है कि भाई सुनो, मुझे एक सलाह दे दो। वह सूरज उसे पहचान लेता है और व्यापारी से कहता है, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि मैंने तुम्हें बेटे को बेवकूफ़ बनाया है, तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? तब व्यापारी सारी बात सूरज को बताता है। सूरज कहता है कि ठीक है, मेरे पास इसके लिए एक सलाह है, लेकिन इसके 500 रुपये लगेंगे। व्यापारी यह सुनता है तो कहता है कि पहली सलाह तो तुमने 1 टके की दी थी, यह तो बड़ी महंगी है। सूरज कहता है लेनी है तो लो वरना जाओ। व्यापारी मरता क्या करता, अपने बेटे को जो बचाना था वह उसे 500 रुपये देता है और कहता है कि सलाह बताओ। वह व्यापारी से कहता है कि जब तुम अपने बेटे को राज दरबार में लेकर जाओ तो उससे पहले अपने बेटे से कहना कि वह पागलों की तरह से हरकत करे, ताकि वहाँ राज दरबार में बैठे सभी लोग उसे पागल समझे और राजा भी उसे पागल। फिर वह अपने बेटे को लेकर राज दरबार में पहुंचता है। वहां पर राजा के दोनों भाई पहले से ही मौजूद थे। दरबार में बहुत से लोग थे। फिर राजा जब व्यापारी के बेटे से पूछता है कि तुम बताओ इन दोनों के बीच क्या हुआ था, तब वह पागलों की तरह से हंसने लगता है, इधर उधर देखता है। राजा उससे फिर पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा था? तब भी वह कुछ नहीं बोलता, हंसता ही रहता है। जब बाकी लोग भी उसे ऐसे देखते हैं तो कहते हैं कि महाराज, लगता है कि व्यापारी का बेटा पागल है, इसकी गवाही कैसे मानी जाएगी?
तब राजा कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। राजा व्यापारी के बेटे को वापस भेज देता है। व्यापारी अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। फिर जब व्यापारी के आसपास के लोगों को इस बात का पता चलता है, तब वे व्यापारी से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे को राजा ने क्यों छोड़ दिया? क्या उसने गवाही नहीं दी? फिर उसने सूरज से जो सलाह ली थी उसके बारे में उन लोगों को बताता है कि मैंने ये सलाह अपनाई तो मेरे बेटे की जान बच गई। लोगों को सूरज के बारे में पता चला, तो जब भी लोगों को ज़रूरत होती तो वे सूरज के पास सलाह मांगने के लिए चले जाते। इस तरह से सूरज की दुकान चलने लगी। लोग सलाह लेने उसके पास आने लगे। उड़ती उड़ती बात राजा के कानों में पहुंची। तब राजा ने उसे अपने राज दरबार में बुलाया। राजा ने सूरज से कहा कि हाँ भाई, क्या तुम ही सलाह देते हो? तब उसने झिझकते हुए कहा, हाँ महाराज, मेरी ही सलाह की दुकान है। अब राजा कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए भी कोई सलाह है? तब वह कहता है कि हाँ महाराज, है तो सही। तब महाराज कहते हैं कि तो फिर बताओ क्या सलाह है? वह कहता है कि महाराज, आपके लिए जो सलाह है वह पूरे 1 लाख रुपए की है। राजा यह सुनता है तो कहता है कि बताओ तो सही, पहले सलाह क्या है? फिर सूरज राजा से कहता है कि महाराज, जब भी कुछ करो तो अच्छी तरह से सोच समझ कर और जांच पड़ताल कर कर करना चाहिए। यही मेरी सलाह है। राजा को उसकी सलाह अच्छी लगी तो उसने सूरज को 1 लाख रुपए दिए। सूरज पैसे लेकर चला गया। राजा ने उस सलाह को सारे राज दरबार में खंभों पर लिखवा दिया। बड़े बड़े जो बर्तन थे उन पर लिखवा दिया ताकि यह सलाह सबको याद हो जाए। एक दिन राजा बीमार हो जाते हैं। राजवैद्य आते हैं, दवा देते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर जब दोबारा राजवैद्य आते हैं तो महाराज कहते हैं कि वैद्य जी, मेरी तबीयत में कोई सुधार तो हो नहीं रहा, सारा बदन भी टूट रहा है। तब राजवैद्य कहते हैं कि महाराज, चिंता मत करिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी औषधि बना कर लाया हूँ जिसे पीते ही आपको आराम हो जाएगा और आप चैन की नींद सो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बस ये दवा ले लीजिए। फिर वैद्यराज महाराज को वह दवा का कटोरा देते हैं। अब राजा कहते हैं ठीक है। वैद्यराज वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल वैद्यराज और मंत्री ने षड्यंत्र रचा था कि राजा की दवा में धीमा धीमा जहर मिलाकर राजा को पहले बीमार कर देते हैं और फिर उसके बाद तेज़ जहर देकर एकदम से राजा की जान चली जाएगी तो प्रजा को उन पर शक भी नहीं होगा और वे मंत्री जो है राजा बन जाएंगे और जो राजवैद्य है उन्हें वह मंत्री बना देंगे। उनकी ये योजना थी। जब राजवैद्य कक्ष से चले जाते हैं, राजा दवा पीने लगते हैं तो जिस कटोरे में दवा डली हुई थी उसके ऊपर लिखा था कि कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। राजा को उस सलाह वाले युवक की याद आ जाती है। राजा कटोरे को ध्यान से देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। राजवैद्य द्वारा कही गई बात की इस दवा के पीने के बाद आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी, आप चैन की नींद सो जाएंगे, बातें याद आती है। राजा सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर राजा दवाई के कटोरे को एक तरफ रख देता है। ये सब राजवैद्य और मंत्री दरवाजे के पीछे खड़े होकर देख रहे थे। वे सोचते हैं कि राजा को
हमारी योजना का पता चल गया है, इसलिए उन्होंने दवा नहीं पी। दोनों कक्ष के अंदर आते हैं और राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। यह देखकर राजा और भी चौंक जाता है। मंत्री कहते हैं कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर राजा कहते हैं कि तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, तुमने गलती नहीं अपराध किया है। तब राजवैद्य कहते हैं कि महाराज, मैं मंत्री जी की बातों में आ गया था और इनके कहने पर ही मैंने आपकी दवा में धीमा जहर पहले मिलाया था और आज तेज़ जहर मिलाकर आपके लिए दवा बनाकर लाया था। इन्होंने कहा था कि राजा इसे पीने के बाद मर जाएंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। इस तरह से मैं राजा और तुम मंत्री बन जाओगे। मैं इनकी बातों में आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा जब ये सब बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारी जो गलती है वो माफ़ी के लायक नहीं है। राजा दोनों को फांसी की सज़ा सुनाते हैं और उस लड़के को बुलाते हैं जिससे राजा ने सलाह ली थी। लड़का जब आता है तो राजा कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी सलाह की वजह से आज मेरी जान बच गई और इन दोनों षड्यंत्रकारियों का पता चल गया, नहीं तो ये अंदर ही अंदर मेरे राज्य को खोखला कर देते। मैं तुम्हें राज्य का मंत्री बनाता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।